गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लॉट्स फॉर्म। आपको याद हो कि लास्ट क्लासेस में हमने क्लॉट्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लॉट्स इक्वेशन को रिकॉल करते हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जिसे हम लोग सीधा सीधा तो नहीं कह सकते कि क्लॉट्स इक्वेशन में है, लेकिन उस इक्वेशंस को क्लॉट्स इक्वेशन में बनाया जा सकता है, मींस की रिड्यूस किया जा सकता है। तो वही चीज अपना टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लॉट्स फॉर्म कि इक्वेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, वैसे इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉट्स इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं। आपको याद हो तो हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p कहीं पे देखने को मिले तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते थे, क्लॉट्स डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्लॉट्स फॉर्म। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका जो सॉल्यूशन होता था बड़े ही इजी वे में सॉल्यूशन निकाले जा सकते थे इसका सॉल्यूशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। आपको याद हो कि अगर y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p रहे तो क्लॉट्स इक्वेशन कहते हैं। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता था, जनरल सॉल्यूशन बड़ी सिंपल वे में आ जाता था। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू p को c से रिप्लेस कर देंगे तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c, ये जो होता था जनरल सॉल्यूशन हो जाता था इसका, ठीक है। और उसके बाद इसके सिंगुलर सॉल्यूशंस को निकालने के लिए दो तरीका यहाँ से यूज होता है। क्या, पहला वे ये होता है कि अगर ये जनरल सॉल्यूशंस अगर क्वाड्रेटिक इन सी रहे तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्वाड्रेटिक इन सी रहे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, जो कंडीशन होता है वही कंडीशन जो उसको हम लोग कंडीशन को सॉल्व करते हैं, कंडीशन निकालते हैं, वो कंडीशन ही इसका सिंगुलर सॉल्यूशन बनता है। सिंगुलर सॉल्यूशंस एक तरीका की जब ये क्वाड्रेटिक सी के क्वाड्रेटिक में रहे तब, और अगर क्वाड्रेटिक में नहीं रहे तो क्या करते थे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करते थे y के रिस्पेक्ट में, और क्या वो जो रिजल्ट आता था वहां जो रिलेशन, उस रिलेशन से और इस रिलेशन से हम क्या करते थे, एलिमिनेट कर देते थे p को, और जो आंसर आता था जो रिलेशन x और y के बीच आता था वो सिंगुलर सॉल्यूशन होता था। तो मतलब जनरल सॉल्यूशन का तो एक ही तरीका था और सिंगुलर सॉल्यूशन का दो तरीके थे। क्या कौन कौन, एक किस अगर क्वाड्रेटिक में है तो कैसे निकालेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक में नहीं है तो डिफरेंशिएट करके कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक नया चीज आपको हम सिखाना ये चाह रहे हैं, आखिर हम इसको क्यों रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड तो हमने पूरे चैप्टर पढ़ रखे हैं, लेकिन इसको हम लोग इसलिए रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्लॉट्स फॉर्म इसी को कहेंगे। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे समझाना आपको ये चाह रहे थे, देखिए जैसे कि मान ले जाए आप ये चीज समझ रहे हैं कि अगर वेरिएबल x हो और वेरिएबल y हो तब क्लॉट्स इक्वेशन ये कह रहे हैं आप कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ये है क्लॉट्स इक्वेशन। कब, जब x और y वेरिएबल है तब। अगर कहीं पे ऐसा बोलते हैं कि वेरिएबल, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे x और y वेरिएबल किस तरीके से है, आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है कि dy बाई डी एक्स, इसी को तो कह रहे हैं ना p, कि p इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी एक्स, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मतलब आपको इतना आइडिया है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब आप पक्का समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो y दिख रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है, इनडिपेंडेंट है ना, कि y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। इट मींस दैट जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे f ऑफ x इक्वल टू, या फिर ऐसा लिख दिया जाए कि y इक्वल टू 2x, तो y क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये इंडिपेंडेंट है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, और p एक्चुअली में कुछ नहीं है, p क्या है, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आ रहा बात समझ में। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा हम आपके लिए और इजी करें तो y इक्वल टू आप लिख सकते थे कि dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो रिजल्ट आ रहा है उसी का फंक्शन। तो ये चीज हो गया। अगर जैसे यहाँ पे y और x ये दो वेरिएबल्स थे, ये डिपेंडेंट था ये इंडिपेंडेंट था, तब ऐसा बन रहा था क्लॉट्स इक्वेशन कहते थे। अब अगर थोड़ा सा हम चेंजेस कर दें, क्या कर दें, वेरिएबल को चेंज कर दें, u और v में बात करने लगे हम लोग। एक हो गया ये हो गया u और एक मान लेते हैं v। जैसे v मान लिया डिपेंडेंट, जैसे पहले था y और x था, y डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। इस बार क्या किया, u और v और u कर दिए। हम मान के चल रहे हैं कि ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, क्या समझ रहे हैं, ये डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट, y की जगह पे ये। तो अब बताइए क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं कि इस बार जो क्लॉट्स इक्वेशन बात कर रहे हैं, क्लॉट्स इक्वेशन वही है, बस हम थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल अगर चेंज कर जाए तो क्या कहना चाहते हैं हम। आइए तो क्या कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू, ये तो p का मतलब हम लोग अगर कहीं पे स्मॉल p लिख रहे हैं ना तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये फिक्स होता है। एक जस्ट एक सिंबल को हम लोग dy बाई डी एक्स को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कहीं पे ऐसा हो जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे p का मतलब
dy बाई dx की जो डिपेंडेंट है उसी का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ तो डिपेंडेंट हमने v माना है, तो अब आपको क्या लिखना होता है यहाँ पे p, मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है dv बाय du लिखना पड़ता, क्योंकि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इस पूरे सिंबल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P से, ठीक है, क्योंकि हम स्मॉल p यूज कर रहे हैं किसके लिए, हमेशा dy बाई dx के लिए, तो हम कैपिटल P यूज कर दिए। तो हम क्या इसको लिख रहे हैं कि v इज इक्वल टू कैपिटल P और x के जगह पे यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u, तो v इक्वल टू पी यू प्लस फंक्शन ऑफ p। तो जल्दी से बताइए, कमेंट करके आप लोग बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में कि क्या ये बात समझ में आया कि क्लॉट्स इक्वेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हर बार यही हो तभी क्लॉट्स इक्वेशन है, वेरिएबल चेंज कर देने के बाद ये भी क्लॉट्स इक्वेशन में हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो p है अपना, ये कैपिटल P जो है वो क्या है इस बार dv अपॉन du है। और अगर फिर से ये जैसे ही क्लॉट्स इक्वेशन में आ गया तो मेथड वही है कि जनरल सॉल्यूशन इसका कैसे निकलेगा, जिसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, v इज इक्वल टू p जो था, जो p का मतलब कि डेरिवेटिव को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या p को रिप्लेस कर देंगे c से, मतलब सी यू प्लस फंक्शन ऑफ c, p जहां पे है वहां c पुट कर दिए, आंसर आ गया। तो ये होगा जनरल सॉल्यूशन, और फिर इससे बाद सिंगुलर सॉल्यूशन जैसे हम निकाल रहे थे ठीक उस तरीके से निकालेंगे। तो आई होप कि आप ये सब चीजें समझ पा रहे होंगे। और अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चंस में। तो हमने ये जो रिड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे ना, वो पूरा का पूरा बेस होगा क्या, कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है x और y में, उसको नए वेरिएबल में हम चेंज करेंगे, पुट करेंगे, और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो इक्वेशंस रिड्यूसिबल, मतलब वो बन जाएगा किसके अंदर, क्लॉट्स फॉर्म के अंदर। क्लॉट्स फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो डिपेंडेंट उसी का डेरिवेटिव होता है इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, और इंडिपेंडेंट का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और प्लस फंक्शन ऑफ p क्या था, जो डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए। तो यहाँ पे बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व e टू द पावर 3x इंटू p माइनस 1 प्लस p टू द पावर 3 e टू द पावर 2y इज इक्वल टू 0। अब एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो p है ना, स्मॉल p है, तो ये हमेशा और हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाई dx को। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, e टू द पावर 3x इंटू p माइनस 1, ये p क्या है एक्चुअली में कुछ नहीं, dy बाई dx माइनस 1 प्लस p टू द पावर 3, मतलब dy बाई dx का पावर 3 टी टू द पावर ये। अब एक चीज नोटिस करेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्लॉट्स फॉर्म में है, लेकिन ये क्लॉट्स फॉर्म में है। अब ये कैसे हम कह सकते हैं, देखिए इसका कोई रूल नहीं है कि ये किस तरीके से आप कह दिए क्लॉट्स फॉर्म में है। तो इस चीज को आप तभी समझ पाएंगे जब 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद उससे बेस्ड जो है कम से कम 10-20 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बुक में जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करें, अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तब जाकर के आप आइडिया लग पाएगा कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि ये क्लॉट्स इक्वेशन में बन जाएगा कब, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो चलिए हम ये इस चीज का भी आइडिया हम देंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से आप समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस करके क्लॉट्स फॉर्म में बना सकते हैं। और आप लोग भी समझ पाएंगे कब, जब 1-2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हाँ आप देख करके बता पाएंगे। और हम इसको देख करके बता सकते हैं कि भाई ये क्लॉट्स में चला जाएगा। कैसे पता है, हम यहाँ पे एक चीज देख रहे थे कि e टू द पावर 3x को ना, हम लोग e टू द पावर 3x को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x का पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। e टू द पावर 3x को लिख सकते हैं e टू द पावर x का पावर 3। आपको पता है पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा e टू द पावर y का, e टू द पावर 2y जो है, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर y का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, अगर हम इस चीज को एक नया वेरिएबल u मान दे, और चाहे इसी को भी मान दे, और इसको एक नया वेरिएबल हम अंदर वाले को u मान दे, तो क्या हो जाएगा, u का पावर v का पावर 3, u का पावर 2। और चूंकि आपको पता है कि जब भी कभी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अपना एक नया हमें रिजल्ट निकल जाएगा। ये सब चीजें बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे जैसे e टू द पावर x का पावर 3 था, e टू द पावर y का पावर 2 था, एक टर्म्स था। तो क्या करेंगे, अब एक चीज ध्यान रखना है कि रिड्यूसिबल में ना बहुत सारे आपके पास टर्म्स नहीं है सब्स्टिट्यूशन को, 2-4 सब्स्टिट्यूशन ही हैं। जैसे एक्स स्क्वायर को u पुट कर दिए, वाई स्क्वायर को v पुट कर दिए, फिर e टू द पावर x को u पुट कर दिए, या इसको v पुट कर दिए, इसको u पुट कर दिए। 2-4 सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या है, इस बार सब्स्टिट्यूशन करने के लिए है e टू द पावर x। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू v पुट। तो देखिए यहाँ तक हमने क्या करा,
समझ रहे हैं एकदम बड़े अच्छे से। क्या हम बोल रहे हैं कि हमने e टू द पावर x को u माना और e टू द पावर y को भी मान लिया। क्लियर? ये चीज समझ रहे हैं एकदम बड़े पेशेंस के साथ। अभी क्या कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्या किया हम, e टू द पावर x को u माने, e टू द पावर x को ही क्यों माने, क्योंकि e टू द पावर x हमें दिख रहा था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइप, तो मान लिए इसको u, इसको मान लिए v। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव भी निकालते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2-3 तरीका है, ठीक है। तो हम एक बहुत ही सिंपल वे बताते हैं आपको। मान लेते हैं कि हम दोनों को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा बताइए, e टू द पावर x फिर x का चैन रूल के अकॉर्डिंग t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अगर हम इसी को थोड़ा सा यहाँ समझाएं तो देखिए, अगर u इक्वल टू लिखा हुआ e टू द पावर x, तो अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ इसको पता क्या, इसको डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशियल कहते हैं, और इसका रूल जो होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। आगे आपको सेमेस्टर 5th में पढ़ना है फिर से, लेकिन हम एक रफली आइडिया आपको देते हैं कि करेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको अगर मान लें दोनों को t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या कर सकते हैं, du डिवाइडेड बाई dt, और फिर क्या e टू द पावर x, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या dx बाई dt, dt कैंसिल आउट तो बचता है ये। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसका du और इसका e टू द पावर x फिर इसका dx, इसको कहते हैं डिफरेंशियल। और एक्चुअली में थोड़ा सा अलग होता है, और क्या कि v का डिफरेंशिएशन 1 फिर du ऐसे होता है। तो फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हैं। तो क्या किया गया डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा e टू द पावर x dx, और इसका हो गया du, इसका e टू द पावर y dy, इसका हो गया dv। आ रहा समझ में। अब देखिए हम इसको नए वेरिएबल में चेंज करना चाह रहे हैं, तो नए वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब हमें चाहिए dv बाई du। तो RHS में दोनों का, इसका dv है इसका du, नए वेरिएबल में ना, क्योंकि हम u और v में चले गए हैं, तो नया वेरिएबल अपना v और u है, x और y पहले था, अब नया वेरिएबल u और v है। तो क्या कर दिए, dv बाई du कर दिए। देखिए इस इक्वेशंस को इससे डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, इधर में e टू द पावर y dy डिवाइडेड बाई e टू द पावर x dx, e टू द पावर y dy डिवाइडेड बाई e टू द पावर x dx, dv डिवाइडेड बाई इसका du। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जरा जरा समझिए, e टू द पावर y डिवाइडेड बाई e टू द पावर x एक साथ रख दिए, और dy बाई dx, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो हम जो पहले से पढ़ते आ रहे dy बाई dx को स्मॉल p कहते हैं। और क्या एक चीज मेंशन कर दिए, dv बाई du, ध्यान रखना है dv बाई du, इसका एक कैपिटल p नाम दे दिए, अपने से, ये खुद से दिए हैं हम लोग, ये तो हम जान रहे हैं, बार बार यूज कर रहे थे। और इसका इस डिफरेंशियल का हम नया नाम दे दिए कैपिटल पी, वेयर कैपिटल पी, ध्यान रखना कैपिटल पी और स्मॉल पी में डिफरेंस होना चाहिए आपके। तो ये कैपिटल पी हम देखिए इस तरीके से इधर बाहर निकला हुआ, तो कैपिटल पी हो गया डीवी बाई डी यू, और स्मॉल पी हो गया जहां पे मेंशन कर दिया कि वेयर कैपिटल पी इक्वल टू दिस एंड स्मॉल पी इक्वल टू दिस। तो अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, अभी तक हमने क्या करा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करा है और इस तरीके से ले आए क्वेश्चन को यहाँ आगे बढ़ा करके। अब दैट इज, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर स्मॉल पी का वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, e टू द पावर नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, स्मॉल p इक्वल टू p पहले से था कैपिटल P, e टू द पावर एज इट इज y रहेगा, नहीं थोड़ा सा चेंजेस करना होगा हमें e टू द पावर x ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर x ऊपर और e टू द पावर y नीचे आ गया। और आपको पता है e टू द पावर x को क्या माने हैं हमने, e टू द पावर x को हमें u माना है और e टू द पावर y को v, तो e टू द पावर x जो ऊपर में है उसका दे दिए u और नीचे दे दिए v। तो ये चीज हम किसका वैल्यू निकाले हैं, ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्मॉल p का वैल्यू है, और ये हर एक क्वेश्चन में सेम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर डिफरेंशिएट, सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन करके थोड़ा सा हम नए वेरिएबल में डिफरेंशियल मानेंगे। फिर तो सुनिए क्या बोले, किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद एक डिफरेंशियल बनाएंगे dv बाई du नए वेरिएबल में, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके पुराने डिफरेंशियल का इसकी स्मॉल p का वैल्यू निकाल लेंगे। स्मॉल p का वैल्यू मिल गया और इस स्मॉल p का वैल्यू ले जाकर के 1 में पुट कर देंगे, ये जो क्वेश्चन आपको हमने 1 माना है इसमें पुट कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमने क्या करा जरा समझते हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं करा है, एक सब्स्टिट्यूशन करा, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नए डिफरेंशियल को इन्वॉल्व कराए। कैसे इन्वॉल्व कराए, हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होगा। तो नए डिफरेंशियल को कैसे इन्वॉल्व करा रहे हैं हम, पुराने डिफरेंशियल का वैल्यू निकाले, p का वैल्यू निकाले कैपिटल P इंटू यू बाई वी। तो ये जो हम पुराने का वैल्यू निकाले हैं स्मॉल p का, क्वेश्चन में देखिए जो हम रिलेशन नंबर 1 किए थे कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, तो स्मॉल p है यहाँ पे, तो उसमें इस p का वैल्यू ये सब जितना बड़ा है पुट करेंगे। तो लिखा है हमने, क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, यहाँ पे e टू द पावर 3x था। तो अब एक चीज बताइए, e टू द पावर 3x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर x का पावर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा है उसको अप्लाई करते हैं, तो e टू द पावर x को हमने क्या माना था u, तो इस e टू द पावर 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर x का पावर 3, तो इसके जगह पे तो u हो गया ना, तो u का पावर 3 आ गया। आ रहा समझ में कि इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा में
इसके जगह पे e⁻x के जगह पे u, तो फाइनल क्या बन गया u का पावर 3, तो ये टोटल के जगह पे u का पावर 3 लिख देंगे, तो ये u का पावर 3 हो गया। स्मॉल p था तो स्मॉल p की जगह पे वैल्यू रख दिए, स्मॉल p का वैल्यू कितना था कैपिटल P इंटू यू बाई वी, तो कैपिटल P इंटू यू बाई वी, ठीक है। फिर -1 था -1 दिए, फिर प्लस था प्लस स्मॉल p का पावर 3, तो स्मॉल p का वैल्यू कितना इतना बड़ा, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या कैपिटल P का पावर 3 u का पावर 3 v का पावर 3, तो कैपिटल P का पावर 3 u का पावर 3 v का पावर 3 इनटू, अब भाई इस e⁻2y को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e⁻y का पावर 2, तो मतलब v का पावर 2, तो देखिए यहाँ पे नीचे v का पावर 3 है, ये कहाँ से, ये p का क्यूब किए थे, स्मॉल p का क्यूब किए थे तब वहां से आया है ये, और ये v का स्क्वायर कहाँ से आ गया, इसके जगह पे लिखे हैं, तो ये v का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वही चीज लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास ये चीज आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बहुत जगह कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो सिर्फ नीचे बचेगा, ये v स्क्वायर कैंसिल हो गया इसके पावर से, सिर्फ एक नीचे v बचेगा, तो क्या किया देखिए इस u का पावर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा, तो u का पावर 3 इंटू यू, क्या u का पावर 4 हो जाएगा, तो p u का पावर 4 बाई v, और फिर u का पावर 3 को इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस u का पावर 3, क्या किसी को प्रॉब्लम। फिर आइए अब क्या भाई क्या बचा, p का पावर 3 u का पावर 3 नीचे एक भी, p का पावर 3 u का पावर 3 नीचे एक भी इक्वल टू 0। अब आते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि u का पावर 3 यहाँ भी है, u का पावर 3 यहाँ भी है ऊपर, u का पावर 3 यहाँ भी है, नीचे एक भी यहाँ है, यहाँ एक भी है, यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या कर देते हैं हम अपने मन से, एक भी दे दिए ऊपर, एक नीचे दे दी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या u का पावर 3 ऊपर सब में था, u का पावर 3 कॉमन कर लिए, नीचे भी सब में हो गया, यहाँ नहीं था तो हम ऊपर नीचे दे दिए, तो नीचे भी सब में होगा, बाहर कर लिए, तो यहाँ u का पावर 3 बाहर किए, नीचे से भी बाहर किए, ये कॉमन किया, तो यहाँ का बचा p और एक u, pu बचा। फिर यहाँ पे क्या बचा u क्यूब बाहर, नीचे से एक भी बाहर, तो सिर्फ बचा माइनस भी, और यहाँ पे क्या बचा p का पावर u का पावर 3 और नीचे से भी बाहर, तो सिर्फ बचा p का पावर 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब क्या कर लेंगे, इस u का पावर 3 बाई v को उस साइड भेज दीजिए, तो इधर जो नीचे भी डिवाइड में था उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 खत्म, ये भी का नीचे का भी खत्म, फिर u का ये जो था वो 0 के साथ डिवाइड चला जाएगा, वो भी खत्म, तो मतलब ये टोटल का टोटल टर्म्स उधर जाके 0 के साथ खत्म हो गया। बचा कौन, pu माइनस v प्लस p का पावर 3 इक्वल टू 0, pu माइनस v, देखिए pu माइनस v प्लस p का पावर 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, इस v माइनस v को उस साइड भेज दीजिए 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा v प्लस में और बाकी इधर ये चीज, तो v इक्वल टू pu प्लस p का पावर 3। तो अब एक बात बताइए, इससे पहले आपने क्या सीख रखा था, आपने इससे पहले सीखा था y इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p, यही सीख रखा था ना, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और p का मतलब क्या था dy बाई dx, यही ना, जो डिपेंडेंट उसी का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है वही मल्टीप्लाई, फिर जो इसी का फंक्शन ऑफ dy बाई dx, तो इसी को हमने सिंबॉलिकली ऐसे लिखा था। तो अब आप समझ पा रहे हो ये क्या हो गया, क्लॉट्स फॉर्म में आ गया, क्यों, क्योंकि ये v है, ठीक है, यहाँ पे v इक्वल टू p इंटू यू, p क्या है dv बाई du, चूंकि यहाँ पे आपको देख रखे कि p क्या था dv बाई du, इंडिपेंडेंट u है तो u मल्टीप्लाई में भी है, फिर फंक्शन ऑफ कैपिटल P मतलब फंक्शन ऑफ dv बाई du, तो वही चीज है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि विच इज इन फॉर्म ऑफ क्लॉट्स इक्वेशन, विच इज इन फॉर्म ऑफ क्लॉट्स इक्वेशन, विच इज इन फॉर्म ऑफ क्लॉट्स इक्वेशन, कि क्लॉट्स इक्वेशन के अंदर आ गया। तो जैसे ही क्लॉट्स इक्वेशन के अंदर आ गया तो अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में लिख सकते हैं कि इसका जो जनरल सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा। चलिए इसका हम जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो चूंकि ये विच इज इन क्लॉट्स फॉर्म हो गया तो क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय v इक्वल टू p की जगह पे सिर्फ c और u प्लस c का पावर 3, यही हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। और आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया गया था, क्वेश्चन में किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है क्या, इसका सिर्फ आपको सॉल्यूशन फाइंड करने थे, सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया था। और अगर सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाता तो आपको क्या करना होता, आपको यहां से सॉल्यूशंस निकालना पड़ता है इसका, क्यों, क्योंकि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक में नहीं है, क्यूबिक में है, तो इसके लिए यहां से इसका जनरल सॉल्यूशंस आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। आपको जनरल सॉल्यूशन अगर सिंगुलर सॉल्यूशंस, अगर सिंगुलर सॉल्यूशंस बोला जाता तो यहां से फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो क्यूबिक में है, ठीक है ना। वैसे भी बोला नहीं गया, सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि सिंगुलर भी निकालिए तो इससे निकालेंगे, ठीक है। और जो सिंगुलर सॉल्यूशंस आंसर आएगा
आपको पता है आपके पास तो अब u और v में आंसर आ गया है, और अगर सिंगुलर सॉल्यूशंस आप निकालते हैं तो जो आंसर आएगा वो v और u के टर्म्स में आएगा, और जो आंसर आ जाएगा फिर चूंकि क्वेश्चन ये x और y में था तो जो सिंगुलर सॉल्यूशंस आएगा उसमें फिर से v की जगह पे टू द पावर y और u की जगह पे टू द पावर x पुट कर देंगे, अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आपको खुद से ट्राई करने, सबसे पहले एग्जांपल्स खुद से आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स इसके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।